बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड में आपके साथ आपकी होस्ट हुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे कि हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 100 अरब रुपए इजाफी शामिल करने का फैसला किया है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इक्तिसादी मामलात में सियासी मसलहत तरजीह देने से अगले वफाकी बजट में 100 अरब रुपए खती रकम शामिल करने का भी इम्कान है। हुक्मरान जमात ने रवा माली साल के अखराजात पर समझौता कर लिया, लेकिन एक आला सरकारी ओहदेदार का ये कहना है कि जैसे जैसे हम आम इंतखाबात और अगले माली साल का बजट तैयार करने की तरफ बढ़ेंगे, अखराजात में और इजाफा होता जाएगा। इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौम से रीजंस भी जानेंगे और इनकी वजूहात क्या है उस पर भी बात करेंगे। सर, फरमाइएगा कि हुकूमत ने बजट में 1 अरब रुपए इजाफी शामिल करने का फैसला किया है, क्या इसकी वजह इलेक्शन ईयर है? देखिए, ये जो 1 अरब का ये इजाफे की आपने बात किया, ये पाकिस्तान में जो गवर्नेंस है इसके अंदर बड़ी एक मामूली सी बात है। इसमें पैसों में इस तरह के अखराजात में इजाफा करना और दूसरे मद में जो पैसे एलोकेटेड होते हैं उनको दूसरे मद एक इस तरह की मद में ट्रांसफर करना, और ये चीज़ एक नॉर्मल सी बात है। तो ये 1 अरब रुपया मैं नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के जिम्मेदारान हैं मुझे नहीं मालूम उसके जो किस बात में उन्होंने पैसे ये तलब की है, किस जहाँ खर्चने हैं उन्होंने। इसमें उनके जो इंतजामी अखराजात हैं उनमें ठीक ठाक इजाफा हुआ होगा, जो उनके बजट की जो प्रोजेक्शंस थी उससे ज़्यादा होगा, तभी उन्होंने ये पैसे जो है उसमें इसमें इजाफा किया जिस तरह आप बता रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मालूम समझता कि ये 1 अरब रुपया की जो अमाउंट है इंतजामी अखराजात में ट्रांसफ़र करनी है, वो फोर्थ कमिंग इलेक्शन में वो कोई इस तरह उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल होगा, क्योंकि इलेक्शन में तो और तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, ये वो उसमें अखराजात इतने बहुत ज़्यादा मिकदार में है। ये 1 अरब रुपया तो जस्ट पीनट्स, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह मैं इसको इस बात में नहीं कहता, वो वाकई ही वो शाह खर्चियों की वजह से उनके अखराजात जो है बजटेड अमाउंट से ज़्यादा हो गए होंगे, तो तभी उन्होंने इस तरह की जो इजाफा करने का ठाना है ताकि अपने बजट को बैलेंस कर सके। तो सर, बजट में 1 अरब इजाफे से अवाम को इसका किस हद तक फायदा होगा? अवाम को तो कोई फायदा नहीं होना। ये तो इंतजामी अखराजात हैं, इंतजामी अखराजात तो एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है ना, उसमें कई मद हैं, उसमें एंटरटेनमेंट भी आती है, उसमें तनख्वाहें भी हैं और कई तरह के अखराजात हैं जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। ये मुझे नहीं मालूम कि इसकी 1 मिलियन जो अखराजात है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका ब्रेकअप क्या है, यानी कि ये 1 मिलियन जो 1 अरब रुपया बनता है इसके नीचे किस मद में कितनी अमाउंट है। तो उसमें यही होगा। ये मैं ये कह सकता हूँ कि अवाम को तो उससे फ़ायदा क्या होना है, इस तरह की अवाम को पहले फ़ायदा हो रहा है, इस तरह का फ़ायदा जो है वो कंटिन्यू करेगा। बस ये है कि अब जो 1 अरब रुपया कुछ बेहतर, अच्छे, ज़्यादा यूज़फुल और सस्टेनेबल तरीके से मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता था, उसकी जो एलोकेशन है वो इस तरह के प्रोबेबली गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ एलोकेट हो जाएगी, तो इसमें लूज़र होंगे। इस तरह की मेरा ख्याल है कि हमारे कई तरह के इस तरह के जो अखराजात हैं उससे अवाम की जो वेलफेयर है उसको इससे इम्पैक्ट होती है। तो सर, आपने भी देखा कि गुज़श्ता बजट खसारे का था, क्या इस बजट में खसारा कम होने की कोई उम्मीद है? नहीं जी, बजट का खसारा तो बढ़ता ही जा रहा है, आपने देख ही लिया होगा। वो तो बजट तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें खातर खा इजाफा नहीं हो रहा, और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉरेन खासतौर पे जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बोरिंग है उसके अंदर इजाफा जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ताकि गवर्नमेंट जो है वो उसी पे रिलाई कर रही है कि अपने जो गैप आ रहा है उसको मीट करने के लिए फॉरेन बोरिंग कर रही है, और अभी तक जो हमारे मुल्क के अंदर जो लोकल टैक्स पेयर्स हैं उनमें नए लोकल टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करने में या अपनी टैक्स बेस को एक्सपेंड करने में अभी तक कामयाबी खातिर तरीके से नहीं हुई। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो बजट का खसारा है उसमें कमी की तो कोई उम्मीद नहीं है, उसको बैलेंस कर दे तो बहुत ही बात हो। तो सर, हुकूमत बजट में तो बरामदात में इजाफा करने का बड़ा दावा करती है, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? क्या रीजंस हैं? देखिए, उसके लिए जो आप कह रहे हैं ना, अपनी तो एक मुहावरा है ना, अपनी चादर तक अपने पाँव फैला, चादर जो है अपने पाँव पे लाइन चादर देख के,
تو اگر آپ اخراجات جو ہیں اس میں شاہی خرچیاں بھی جاری رہیں گی اور آپ نے کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ کو جو خرچے کے لیے ریسورس کریٹ کرنا پڑے گا نا، تو جو سسٹینیبل ریسورس ہے وہ آپ ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن کی کو بہتر کریں، زیادہ لوگ ٹیکس پیئرز بنیں اور اس میں شفافیت ہو، جو اس میں ان ایفیشنسی یا اس میں نان ٹرانسپیرنسی ہے، اس جیسی چیزیں نہ ہوں، تاکہ گورنمنٹ کی جو مد ہے، گورنمنٹ کا جو سرکاری خزانے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جو سسٹینیبل ہے، جس کی کاسٹ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے جو اخراجات ہیں وہ نیشنل سیونگ سینٹر اسکیم کے تھرو جو آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر کے لوگوں سے بورو کرتے ہیں، اس پہ آپ اس پہ منافع دیتے ہیں، یا انٹرنیشنل بورنگ کرتے ہیں، اس میں بھی کرنسی رسک بھی ہے، اس پہ بھی منافع دیتے ہیں، یہ ایک غیر سنجیدہ اور غیر دانشمندانہ بات ہے۔ تو اگر وہ اپنی چادر کے مطابق اپنے آپ کو پھیلائیں گے تو اسی میں لوگوں کی بھی بہتری ہے، گورنمنٹ کی بھی بہتری ہے، ملک کی بھی بہتری۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے تھائی لینڈ کو برآمدات کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ تھائی لینڈ کو پاکستانی مصنوعات کے بہترین معیار کے ساتھ اس کی جغرافیائی حیثیت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان تھائی لینڈ کو کپاس، مچھلی، سی فوڈ، فیبرک، گوشت، خام کھالے، مشینری اور فارماسیوٹیکل مصنوعات وغیرہ برآمد کر رہا ہے، مگر گنجائش موجودہ برآمدات سے ہی زیادہ ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات۔ سر فرمائیے گا، پاکستان سے تھائی لینڈ کو برآمدات کی وسیع گنجائش موجود ہے، وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت تھائی لینڈ میں پاکستانی درآمدات میں اضافہ کرنے میں بڑے لیول پر اقدامات کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے، اصل میں برآمدات کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے ہر گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے، اور دنیا میں یہ جو ٹریڈ انہانسمنٹ ہے یا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، یہ تو گورنمنٹس کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں، ایمبیسیز ہوتی ہیں، ان کے بعض اوقات ہائیسٹ ایجنڈا پوائنٹ میں ہے، کیونکہ اب گوئنگ فارورڈ دنیا میں جو ساری جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے وہ اکانومی اور ٹریڈ پر بیس کرتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تھائی لینڈ کے ساتھ ہم نے اوور دا لانگ ٹرم جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو بھی شاید اتنے جلدی اور اس انداز میں فائنلائز نہیں کیا جو کہ ہماری ٹریڈ کے لیے بینیفیشل ہوتا، لیکن اب چونکہ پچھلے سال سے اس ایف ٹی اے پہ کام ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ابھی گورنمنٹ اس میں کنسرٹڈ ایفرٹ کرے، جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بی ٹو بی لنکیجز ہیں، بزنس ٹو بزنس لنکیجز ہیں، ان کو انہانس کیا جائے، ٹریڈ ڈیلیگیشنز بھیجے جائیں تھائی لینڈ، اور وائس ورسا وہاں سے جو ان کے امپورٹرز ہیں اور جو ان کے بڑے ٹریڈ کے ادارے ہیں ان کو پاکستان میں انوائٹ کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اس بائیلیٹرل ٹریڈ کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان تھائی لینڈ کو کپاس اور خام کھالے مشینری برآمد کر رہا ہے، پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، ریزن کیا ہے آپ کے نزدیک کہ ہم تھائی لینڈ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ جی دیکھیے، تھائی لینڈ آپ کو علم ہوگا کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں تھائی لینڈ خود بھی ایک مقام رکھتا ہے، ٹیکسٹائل میں بھی۔ اس میں ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر پہ فوکس کرنا ہوگا، جس میں کہ آبویسلی اس کی پرائس ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کس طرح ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ اپنے ڈیزائن اور اپنی یوٹیلیٹی میں جو ہے وہ کتنی زبردست ہیں، کتنی اچھی ہیں۔ تو ٹیکسٹائل میں بھی ہمیں تھائی لینڈ کے ساتھ اگر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو ہمیں ویلیو ایڈڈ پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ تو سر پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان معاشی تعلقات کس حد تک مضبوط ہو سکتے ہیں اور تجارتی حجم میں اضافے سے دونوں ممالکوں کس حد تک فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیے، تھائی لینڈ ٹریڈیشنلی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے ملکوں میں رہا ہے، اور میرے اپنے ذاتی تجربے کی بات ہے، کیونکہ اپنے بزنسز کے اینگل سے ہم بھی تھائی لینڈ وغیرہ کافی انوالو رہے ہیں، تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ تھائی لینڈ کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھانا ہمارے لیے اگر ہم صحیح طریقے سے کام کریں تو کچھ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ تھائی ایز اے نیشن یا تھائی لینڈ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ جو اپنے ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں
उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ थाईलैंड नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी बायर है उनको इंसेंटिव नज़र आए पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदने में। मेरा अपना ख्याल ये है कि थाईलैंड के साथ जो म्यूचुअल ट्रेड है पाकिस्तान की, उसको बहुत आसानी के साथ डबल किया जा सकता है अगले चंद सालों में, अगर हम जो है वो एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ, एक प्लान तरीके के साथ अपनी प्रोडक्ट्स को थाईलैंड में इंट्रोड्यूस कराएं और एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज जो है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अवेलेबल करके दें। तो मेरा ख्याल है कि थाईलैंड के साथ ट्रेड के जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। सर, CPEC और पाकिस्तान में जारी दीगर मंसूबों में थाईलैंड पाकिस्तान में किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है? जी देखिए, थाईलैंड जो है वो उसकी अपनी भी कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी तरक्की कर चुकी हैं। आपको इल्म होगा कि थाईलैंड ने गुज़श्ता 30 सालों में काफ़ी तेज़ी से तरक्की की और ये जो एशियन टाइगर्स का जो एक टाइम था उसमें भी थाईलैंड एक इमर्जिंग इकोनॉमी था। थाईलैंड आज भी रबर हो या इवन ऑटोमोबाइल हो, इनमें भी थाईलैंड जो है वो काम कर रहा है, केमिकल्स में भी काम कर रहा है। उसके अलावा जो फिशरीज हैं, तो फिशरीज में भी थाईलैंड जो है उसका एक नाम है दुनिया में। तो मेरा ख्याल है बोथ वेज, पाकिस्तान से थाईलैंड को जो एक्सपोर्ट है और थाईलैंड से पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है, इन दोनों में काम किया जा सकता है। फिर थाईलैंड की जो सर्विस इंडस्ट्री है, उनका जो टूरिज्म है या रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, उसमें भी थाईलैंड ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तरक्की की है। उसमें भी कोई पाकिस्तान की कंपनीज और थाईलैंड की कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर्स कर सकती हैं। आपको इल्म होगा कि जैसे CPEC है वो चाइना उसमें पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, उसी तरह चाइना हाई स्पीड रेल वगैरह में उनके कॉरिडोर्स हैं जो थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि चाइना जो कि हमारा एक बहुत ही अजीम दोस्त मुल्क है, वो भी ऑलरेडी थाईलैंड के साथ काफ़ी बड़े मंसूबों में, जिनमें रेल के मंसूबे शामिल हैं, उनमें इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म के मंसूबों में जहाँ तक हो सके हम भी शरीक हों म्यूचुअली दोनों साइड पे। और इसके अलावा थाईलैंड में जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसका जो इक्विपमेंट होता है वो भी थाईलैंड में एक खातिर खा बेस मौजूद है इस चीज़ का। तो उसको भी पाकिस्तान अपने मफाद के लिए और अपने ट्रेड के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है कि वो इंडस्ट्री पाकिस्तान लाकर पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में काम किया जाए। सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ डिस्कशन की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।